हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि मैं मेंस के टॉपिक डिस्कस कर रही थी, आज मेरा ये है क्वेश्चन कि वर्तमान समय में प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है उसकी प्रासंगिकता क्या है। क्या मतलब ये प्रासंगिक है या नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि हम लोगों के सोशलिस्ट होने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो समाजवाद शब्द है यह प्रासंगिक नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि 90 के बाद का मतलब मेरे है 1990 के बाद, ठीक है ना। सन 1990 के बाद ऐसा कुछ हुआ देश में कि यहाँ पर समाजवाद की अपने आप मतलब हत्या हो गई, यानी उसने आत्महत्या कर ली। समाजवाद या सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब है कि जो समाज में समानता लाने वाली नीतियाँ होती हैं, समाज में विषमता को खत्म करने वाली जो नीतियाँ राज्य के द्वारा लाई जाती हैं, उनको हम समाजवादी नीतियाँ कहते हैं। वे कल्याणकारी योजनाएं जो लोगों को वहाँ पर आगे बढ़ाएं, जो वंचित तबकों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए उत्थान की बातें करें, उनको हम समाजवादी नीतियाँ कहते हैं। क्या वाकई हमारा देश समाजवादी है? तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 1990 के बाद हमने जो विकास डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया है वह आम व्यक्तियों के विरोधी मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस मॉडल में हमने गांव की जगह शहर को केंद्र में मतलब ला दिया है, जबकि हमारी अधिकांश आबादी गांव में रहती है। क्योंकि इस मॉडल में हमने खेतों की जगह उद्योगों पर अधिक बल दिया है, जबकि अधिकांश आबादी खेतों में काम कर रही है। क्योंकि इस मॉडल में हमने छोटे उद्योगों की जगह बड़े बड़े उद्योगों पर बल देना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे छोटे उद्योगपतियों की जगह बड़े बड़े पूंजीपतियों का घराना देखा जा रहा है। क्योंकि आज के समय में हम अपने लोगों के कौशल को विकसित नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों की वंचना और गरीबी का स्तर और ज़्यादा गहराता जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि आज के रोजगार विहीन समृद्धि के दौर में किस समाजवाद की प्रासंगिकता की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर गांव में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, ना उसके पास जीवन की बेहतर सुविधाएं हैं। खेतों में काम करने वाला किसान किसी किसी तरीके से अपने पेट को पालता है। कई जगहों पर तो आत्महत्याओं की लगातार बढ़ती हुई स्थितियां देखने को मिलती हैं। आज छोटे बुनकर, श्रमकर, कारीगर आज नहीं दिखाई देते हैं। भदोही का कालीन उद्योग नहीं दिखाई देता है। बनारस की साड़ियाँ आज नहीं दिखाई देती हैं। कानपुर का लेदर इंडस्ट्री नहीं दिखाई देता। आज ये गायब हो चुकी हैं। अगर ये गायब हो चुकी हैं और इनकी जगह विदेशी कंपनियों ने ले ली है, आज हमारे पास एडिडास, नाइकी का माल बिक रहा है, लेकिन हम फुटवियर्स के रूप में क्या कोई इंडियन फुटवियर्स पहन रहे हैं? क्या उसको भी काम करने की ज़रूरत है? भारत तो लेदर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। याद कीजिए, कुछ साल पहले तक चौराहों पर एक व्यक्ति बैठा जूते सिलता था, जिसे हम मोची कहा करते थे। लेकिन मतलब जो खराब चप्पल को सिलता भी था और नए चप्पल या जूते भी बनाते थे। एक दौर था, उसमें उनका पूरे परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से होता था, लोगों के पास रोजगार होता था। एक दौर था जब कालीन लेकर कुछ लोग घर घर आते थे। कालीन इतने रुपए में ले लीजिए, उतने रुपए में ले लीजिए, उनसे वो लोग क्या थी, उनकी आजीविका चलती थी। एक दौर था जब भारत की साड़ियाँ का प्रचलन घर घर में था। यहाँ उस साड़ी उद्योग में काम करने वाले बुनकर लोगों का जीवन चल रहा था। लेकिन आप बताइए, 1990 के बाद अचानक एक झटके में हमने लघु उद्योगों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और बड़े उद्योगों पर बल दिया, जिसकी वजह से ये पूरे बुनकर उद्योग गायब हो गए। इनमें जो काम करने वाले लोग थे, क्योंकि मतलब ये हाथ से काम करते थे और 90 के बाद मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया, तो ऐसे में वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे बेरोजगार हो गए। जो पहली तो मतलब क्या हुआ कि पहली समस्या ये है कि राज्य की नीतियों में अगर प्राथमिकता ये रहती है कि यहाँ पर लोगों को आगे ले जाया जाएगा, तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि हम यहाँ रोजगार में काम करते। लेकिन पिछले 2 दशकों में चाहे जो सरकारें आई हों, लेकिन रोजगार का कोई बहुत मजबूत यहाँ पे नहीं दिखा, मतलब वो मजबूत यहाँ पर हिस्सा नहीं रहा है उन रोजगारों का। तो हमने क्या बताया, 1990 के बाद में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया गया। इसको 2 भागों में आप बांटिए। एक तरफ लिखिए राज्य की भूमिका में गिरावट, दूसरी तरफ लिखिए निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी या वृद्धि। तो राज्य की भूमिका में गिरावट का मतलब क्या है? कल्याणकारी भूमिका में गिरावट के कारण वंचित वर्गों की पहुंच से बाहर हो गया।
राज्य की भूमिका में गिरावट का मतलब है कल्याणकारी भूमिका में गिरावट। ठीक है, इधर देखिए निजी क्षेत्र की भूमिका में गिरावट का क्या मतलब है, सार्वजनिक वस्तुओं का निजीकरण, जल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य। निजी क्षेत्र लाभ केंद्रित होने के कारण वंचित वर्गों की पहुंच से ये चीज़ें क्या हो गई, बाहर हो गई। ठीक है ना। देखिए जैसे रेलवे का निजीकरण आपने सुना होगा। अब देखिए राज्य की भूमिका जो है, राज्य की भूमिका 90 के पहले वाली नहीं रही। 90 के पहले रोजगार कौन देता था ये समझिए, क्या निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर थे, या अंबानी जी, अडानी जी थे। ये उद्योगपति के कारण विश्व में हर एक चीज यही करते थे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। 1990 के पहले देश में सरकारी कंपनियों द्वारा ही सब कुछ किया जाता था। अब सरकारी कंपनियां सुई भी, कपड़े भी, जूते भी बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो जो नौकरियां मिलती थी वो सरकारी कंपनियों में मिलती थी। अब सरकार यहाँ पर नौकरियां दिया करती थी। बड़े स्तर पर भारत के अधिकांश लोगों को एक स्थायी नौकरी, बेहतर नौकरी, सरकारी नौकरी के रूप में मिल जाती थी और बिना उनका जीवन वहाँ पर बेहतर तरीके से, मतलब उनका जीवन वहाँ पे क्या होता था, बेहतर तरीके से चलता था। 90 के पहले सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 90 के बाद अब सरकार की भूमिका कम हुई, निजी क्षेत्र आ गया। निजीकरण का मतलब क्या था, सरकार का अपना जो काम था हर एक काम को संकुचित करना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा अब कपड़े नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइए। सरकार ने कहा सड़क नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइए। अब हम लोग यहाँ पर जो दूरसंचार है उसे भी आप लोग देखिए, हर एक क्षेत्र में निजीकरण आ गया। नौकरियां सरकारी क्षेत्र में नहीं है, नौकरियां निजी क्षेत्र में है, और निजी क्षेत्र में जो नौकरियां मिलती हैं वहाँ पर वेतन कम और अस्थिरता ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कभी कभी आपको, मतलब उसमें क्या है कि कभी भी आपको निकाला जा सकता है। सरकार अलग चीज़ है, सरकार आपको स्थिर कर देती है, क्योंकि सरकार हमेशा कल्याण की दृष्टि से देखती है और निजी क्षेत्र हमेशा लाभ की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में जो समाजवादी राज्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए तो राज्य ने खुद ही खत्म कर दिया। राज्य खुद ही नौकरी नहीं दे रहा है। दूसरी समस्या क्या देखने को मिलती है, हमारे पास जो संसाधन आते हैं, सभी व्यक्तियों के पास दो तरीके के कार्य हमारे होते हैं। एक प्राइवेट गुड्स होते हैं, दूसरा पब्लिक गुड्स होते हैं। प्राइवेट गुड्स का मतलब है लग्जरियस आइटम। मुझे गाड़ी चाहिए, चलो ठीक है, मैंने प्राइवेट व्हीकल ले लिया, 4 व्हीलर ले लिया, मैं बंगला ले लिया, आज़ाद घूम रहे हैं। पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएं जिनकी ज़रूरत सबको है, जैसे बिजली की आवश्यकता हर एक अमीर गरीब को होती है। पानी की ज़रूरत सभी को है। ये सभी क्या है, सार्वजनिक वस्तुएं हैं। 90 के पहले इनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती थी। सरकार बिजली, पानी, सिंचाई आदि की व्यवस्था करती थी। सरकार ही हमें शिक्षा देती थी। प्राइवेट क्षेत्र इतना मजबूत नहीं था। सरकार के द्वारा हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता था। लेकिन 90 के बाद चीज़ें बदल गई। अब सार्वजनिक वस्तुओं का भी निजीकरण कर दिया गया है। यानी आज हमें पानी खरीदना पड़ रहा है। पहले सरकार हमारे घर तक आकर हमें पानी देता था, अब सरकार नहीं बल्कि निजी क्षेत्र पानी देगा। लेकिन निजी क्षेत्र पैसा लेगा, सरकार पैसा नहीं लेती थी, या पैसा भी लेती थी तो ना के बराबर, क्योंकि सरकार का उद्देश्य कल्याण करना होता था, निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब सरकार ने बिजली देना बंद कर दिया। सरकार को निजी कंपनियों, मतलब सरकार ने वो चीज़ें क्या कर दी, निजी कंपनियों को देना शुरू कर दिया। और निजी कंपनियां सरकार को सब्सिडी मीन्स मतलब कम रेट पर आपको बिजली देती थी। निजी कंपनियों ने बिजली का दाम निजी कंपनियां क्या करी कि बिजली का दाम बढ़ाती गईं। आज के समय में सिंचाई के साधन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे निजीकरण शिक्षा का इस्तेमाल होता जा रहा है। इनके शिकार आप लोग भी होते जा रहे हैं। अगर हमारा स्कूली सिस्टम अच्छा होता या कॉलेज हमारा बेहतर होता तो ऐसी स्थिति में कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका अपने आप न्यूनतम स्तर पर होती, और आपकी जो अति निर्भरता कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हो जाती है वह आप अपने आप खत्म हो जाती। आज जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, आपकी फीस देखिए, फीस लगातार बढ़ती जा रही है। वहाँ सीधा सिंपल सा रीज़न है कि कोई भी क्षेत्र है वहाँ का कंपटीशन, उसका मतलब क्या होता है, कंपटीशन होने लगता है। वहाँ ऐसे ही अपने लोगों के साथ हैं और वहाँ पर दूसरे जो प्रतिस्पर्धी आपके साथ रहते हैं, वह पैसे की ताकत पर अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करते हैं, और यह एक ऐसा कंपटीशन खड़ा कर देता है कि हर एक प्रतिस्पर्धी दूसरे प्रतिस्पर्धी के संदर्भ में वह अपनी लागत प्रचार में
अत्याचार में मतलब क्या है कि बढ़ाया जाता है और इस उसका लाभ लेने के लिए वह अपनी कीमत भी बढ़ाता जाता है। तो आज के दौर में शिक्षा महंगी हो गई है, स्वास्थ्य पानी हवा महंगा हो गया है, हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। इसका रीज़न यह है कि सार्वजनिक वस्तुएं कल तक सरकार के हाथों में, मतलब सरकार हमें मुफ्त में देती थी और आज उनका क्या हो गया, निजीकरण हो गया। तो क्या समाजवाद प्रासंगिक है? क्या वाकई आज का जीवन कल के जीवन से बेहतर है, सुविधाजनक है? सरकार दावा करती है कि आज आपके जीवन में हमने सब कुछ कर दिया है, सारी रोशनी सारी खुशियाँ हमने आपको दे दी हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये खुशियाँ हमको पहले भी मिलती थी, लेकिन मुफ्त में मिलती थी। आजकल इनके लिए हमें अपनी मन की शांति को खोना पड़ता है और परेशान होकर दिन भर काम करके तब जाकर इन ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं। यदि रेलवे का निजीकरण तेजस आया बीच में, जो है निजीकरण मतलब होगा, तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। आज आप लोगों में से बहुत से लोग पूरे भारत में भ्रमण कर लेते हैं बिना पैसा दिए। टीटी हैं, सबसे पहले मौज करके एक डिब्बे में, दूसरे डिब्बे, तीसरे डिब्बे हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता चालू टिकट में जाते हैं, और चालू टिकट में किसने आज तक पैसा दिया है, सब चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत से लोग कहते हैं, हो सकता है आप लोगों ने ना किया हो, किसने टिकट खरीदा है तो आपने, मतलब बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि भाई चालू टिकट जो जनरल टिकट होता है वो पैसा देकर कोई खड़ा करने का मतलब है। सभी चीज़ें हमारे यहाँ चलती थी आज तक। इनसे जब हम इतर बात करें, सरकारें जब रेलवे चलाती रही हैं आज तक, जो जनरल बोगी या रिजर्वेशन स्लीपर का हो, एसी थर्ड सेकंड थर्ड ये फर्स्ट, मतलब ये सब चीज़ें हों, इन सब में किफ़ायती दाम रखे जाते थे, यानी किराया बहुत कम होता था। सरकार लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालती थी। आज अगर निजी क्षेत्र इसमें आ रहा है तो निजी क्षेत्र को सिर्फ लाभ, निजी क्षेत्र तो मतलब सिर्फ क्या है, लाभ चाहता है। निजी क्षेत्र से क्या लेना देना हमारे लोग तुम्हारे लोग, निजी क्षेत्र सरकार तो है नहीं। निजी क्षेत्र इसी किराए को लगातार बढ़ाती जाएगी और इसकी वजह से आम व्यक्तियों की रेलवे यात्रा आने वाले समय में मुश्किल होती जाएगी। तो यह एक गंभीर विषय है, निजीकरण सही है या गलत है, ये एक बड़ा डिबेट है। निजीकरण बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ें निजीकरण होने मतलब होने या ना होने से ये देश पर निर्भर करता है। जिन देशों में लोगों की आय बहुत ज़्यादा है वहाँ निजीकरण कर दीजिए, क्योंकि निजीकरण से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सरकारी व्यवस्था में आप ही लोकल सरकार के हिस्से में सुनते हैं आप लोग को कि रेलवे की निगरानी का जिम्मा दिया जाता है। तो आपको लगता है कि रेलवे साफ हो या ना हो, इससे मेरा क्या है। बस हाँ, अगर मंत्री जी आ रहे हैं तो थोड़ा सा साफ सफाई कर दें जिससे वो हमारे पेट थपथपा दें, बाकी यहाँ की जनता परेशान हो ना हो इससे मेरा क्या फ़ायदा है। मुझे सैलरी आनी चाहिए, बस वही आ रही है, बात ख़त्म होती है। अगर वही रेलवे आपका हो जाए कि नहीं, उस रेलवे से जितना पैसा आएगा आपका होगा, आप दिन रात उस पर काम करना शुरू कर देंगे। निजीकरण इसी प्रकार की प्रक्रिया है जहाँ पर यह भाव आ रहा है कि ये अगर आपको दे दिया जाए तो आप इसे और बेहतर बनाएंगे, विश्व स्तरीय बनाएंगे, सुविधा संपन्न बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ठीक है, रेलवे चमकना या दमकना शुरू हो जाएगा, लेकिन वह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। या तो आम लोगों की आय बढ़ाइए या फिर जो सुविधाएं हैं उनको सस्ता कीजिए। यदि लोगों की आय ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज़ें नीतिगत स्तर पर सरकारों को समझने की ज़रूरत है। हमने भी क्या बात किया, अभी पहले हमने क्या बताया कि 1990 के बाद देश का विकास मॉडल शहर और उद्योग केंद्रित रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र और कृषि कार्य में संलग्न आबादी विकास की प्रक्रिया से वंचित रही। हमने बताया कि शहर केंद्रित का मतलब है आजीविका के मुख्य केंद्र हो गए, और दूसरा क्या होता है कि गांव केंद्रित अधिकांश आबादी यहाँ रहती है और आजीविका के विकल्प नहीं रहते हैं, तो लोगों का पलायन होना शुरू हो गया गांव से शहर की ओर। अब अगर गांव में आबादी बढ़ती गई और खेत वहाँ पर छोटे होते गए तो ऐसी स्थिति में वहाँ गांव में रहने वाले लोग अब खेतों में भी काम नहीं कर पाएंगे, पशुपालन में भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में गाँव के लोगों को अगर रोजगार आजीविका चाहिए तो वो पहले सरकार पर निर्भर होते थे, अब सरकार नहीं है तो वे गांव से शहर की ओर चले जाएंगे। शहर में
आकर ये गंदी बस्तियों में रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको बाहर में ऐसा कोई रोजगार नहीं मिलता कि सीधे अंबानी अडानी बना दिया जाए। तो यूपी बिहार का गया हुआ मजदूर महाराष्ट्र में छोटी सी खोली में भी, मतलब छोटी सी झोपड़ी में भी काम करने में जो है करना शुरू करना चाहता है वो, मतलब कर सकता है, जहाँ बहुत कम मजदूरी में भी काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है। अब ये जो पलायन है एक तरीके से समाजवादी राज्य के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, और इसलिए फिर वहाँ पर ज़्यादा सवाल उठेगा। मुंबई जो काबा, मतलब कि हम अपने गांव को छोड़कर जाएं, जो प्रकृति के नज़दीक था, उस गांव को छोड़कर, जहां हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के तमाम साधन थे। हम उस गांव को छोड़कर गए जहां शहरी सुविधाओं के लिए हम अपने गांव की गंदगी, सरलता, अपने लोगों को छोड़कर यहाँ पहुँचे उस मुंबई में या शहर में, जहाँ छोटी सी चीज़ में बहुत से लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ अजनबीयत बहुत ज़्यादा हावी है, और जहाँ सुबह से रात हो जा रही है। जीवन की गुणवत्ता और उनका अर्थ समझ में नहीं आ पा रहा है। तो जो यहाँ नया बदलाव आ रहा है, यहाँ पलायन बढ़ रहा है, गांव में फ्रस्ट्रेशन लोगों का बढ़ रहा है, ये सभी चीज़ें समाजवादी नीतियों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती हैं। अब मैंने क्या बताया था कि कृषि अलाभकारी होती जा रही है, कृषि पर ध्यान ही नहीं है सरकारों का। सरकारों के द्वारा न तो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान विकास बड़े स्तर पर किए गए, ऐसा भी नहीं था कि सरकार किसानों से बोले कि आपके लिए बढ़िया किस्म के ट्रैक्टर हमने बोल दिया है, यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा सस्ते दामों पर देंगे, मुफ्त में देंगे। किसानों को जो बीज मिल रहा है, उर्वरक मिल रहा है, वो जो किसानों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, वो सरकारों के द्वारा नहीं की जा रही हैं। और सरकारों के पास इतनी बचत खुद नहीं है कि वे इन ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उनके पास खुद पैसा नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ रही है गांव में किसानी करने में कि किसानी अपने आप में महंगा होता गया है, उत्पादकता कम होती जा रही है, लाभ कम होता जा रहा है। यह किसानों के एक अलग तरीके के फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहा है। अब अगर आप गांव में जाइए तो वहाँ एक अलग तरीके की बेरोजगारी देखने को मिलेगी। यहाँ जब खेतों का सीजन है तब तो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, बाकी के समय वो लोग खाली बैठे हुए हैं, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या? अधिकांश जनसंख्या, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, अधिकांश जनसंख्या इसी पर निर्भर है। फिर तीसरा ने क्या कहा था कि लघु उद्योगों में गिरावट, ये तो सबसे बड़ी परेशानी है। ये तो भारत सरकारों को या जितनी भी सरकारें थीं उनको ये सोचना चाहिए था कि उन्होंने क्या कर दिया है। गांधी जी बहुत पहले सबसे अधिक बल इन्हीं लघु उद्योगों पर देते थे, कहते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगों को लगा देने से देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश में जो है 4 पैसा, ये 4 पैसा किन लोगों के पास जा रहा है ये मायने रखता है। हमारे पास 4 पैसा तो आ रहा है, 4 पैसा एक आदमी के पास जा रहा है, और यहाँ पर जो हमारी आबादी है उसके पास पैसा नहीं जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पहले लघु उद्योग इम्पोर्टेंट होते थे। क्यों? बड़े उद्योग मशीन केंद्रित होते थे, छोटे उद्योग श्रम केंद्रित होते थे। जो लोगों का यूज़ होता है, मशीन जहाँ होती है वहाँ मानव नहीं रहेगा। अगर भदोही में कालीन उद्योग खत्म हुआ तो कालीन उद्योग किसके द्वारा संचालित किया जाता था? तो आप देखेंगे, चाहे वह भदोही का कालीन हो या बनारसी साड़ियों का उद्योग है, लखनऊ का चिकन जरदारी का काम हो, ये सब मुस्लिम बुनकर द्वारा किया जाता था। बहुत से लोग कहते हैं मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है, और 90 के बाद सबसे पिछड़े मुस्लिम हो चुके हैं। उसकी वजह धर्म नहीं है, उसकी वजह जो एक नए आर्थिक व्यवस्था का बदलाव आया है। मुस्लिम समूह जो बुनकर के रूप में अपनी आजीविका के मुख्य स्रोत के रूप में वह कालीन उद्योग, साड़ी उद्योग, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए थे, आज 90 के उनके हाथों से वह रोजगार छिन गया है, और ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति वंचित होती जा रही है। या जो बुनकर इंडस्ट्री है, इसमें पहले महिलाओं की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। महिलाओं को सीधे काम मिल जाता था, कोई काम मिले या ना मिले, कोई भी महिला
होती थी। पहले के समय में एक स्किल उसके अंदर ज़रूर होता था, सिलाई और बुनाई का, और तुरंत उसे काम मिलता था। लेकिन वो इंडस्ट्री पूरे तरीके से ख़त्म हो गई तो महिलाएं बेरोज़गार हो गई। यही कारण है कि आज आंकड़े जब आते हैं तो 1992 में 42% महिलाएं श्रम यानी रोजगार करती थी और 2017 में केवल 27% महिलाएं रोजगार कर रही हैं। इन 25 सालों में तो महिलाओं की स्थिति में तो सुधार होना चाहिए था, लेकिन इन महिलाओं में श्रम बल की भागीदारी तेजी के साथ घटी है। लेदर इंडस्ट्री पर कौन टिका हुआ था? यह मोची का काम कौन करता था? हमारे देश में अनुसूचित जातियां इस मामले में बड़ी कुशल विशेषज्ञ मानी जाती थी। बस उनकी विशेषज्ञता को थोड़ा प्रोफेशनल रूप देना था, वो हमने नहीं किया, बल्कि हमने उनसे उनका रोजगार छीन लिया। आज वो अनुसूचित जातियां और ज़्यादा वंचना की शिकार बन चुकी हैं। यानी समाज का जो सबसे कमज़ोर और वंचित तबका था वह इन्हीं लघु उद्योगों पर आधारित और लघु उद्योगों की गिरावट ने समाजवादी नीतियों के पाखंड पर एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक महिलाएं, बच्चे और ऐसी जातियों का बहिष्करण और ज़्यादा बढ़ा है। सरकार को यह समझना होगा कि हमारी नीतियों ने किस तरीके का बहिष्करण किया है। तो लघु उद्योगों में हमने क्या कहा कि गिरावट आई है। श्रम गहन उद्योग, अल्पसंख्यक समूहों, महिलाओं, SC/ST की वंचना को इसने बढ़ाया है। 1990 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि यहाँ पर यह देखा गया कि हमारे यहाँ एक तरफ इंडस्ट्री बढ़ रही थी और दूसरी तरफ सर्विस इंडस्ट्री। सेवा क्षेत्र का मतलब शिक्षा क्षेत्र से है। कभी भी आपने फीस जमा की होगी तो सर्विस टैक्स अवश्य देना पड़ता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, ये सब सर्विस सेक्टर हैं। तो हमारे यहाँ 90 के बाद सभी सर्विस सेक्टर भी बढ़ा है। लेकिन सर्विस सेक्टर में रोजगार किसको मिलेगा? क्या कोई भी मतलब कोई भी किसी कोचिंग में आएगा और पढ़ाना शुरू कर, किसी अच्छी मान के चलो डिस्ट्रिक्ट कोचिंग की बात कर लो, वहाँ जाएगा पढ़ाना शुरू कर देगा, आप सभी लोग उनको शिक्षक के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ऐसे कहीं भी हॉस्पिटल में क्या कोई भी आके इलाज कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चाहे शिक्षक हो या टीचर, उसके लिए आवश्यक है कि कम से कम उसका मिनिमम स्किल तो उसके अंदर होना ही चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो। स्किलफुल लोगों के लिए मतलब क्षेत्र तमाम बने हुए हैं। हमारे यहाँ पर भी स्किल पॉपुलेशन बेहद कम है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन की आबादी ज़्यादा है। यानी अगर कुशल मानव संसाधन नहीं है तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में जॉब नहीं मिलने वाला है। और अगर जॉब नहीं मिलने वाला है तो लोग बेरोजगार बने रहेंगे। कहने का मतलब क्या हमने कहा कि सेवा क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन को ही रोजगार, जबकि भारत की बड़ी आबादी अकुशल है। इन सभी के कारण रोजगार विहीन समृद्धि देखने को मिलती है। इन सभी ने भारत की समृद्धि को तो बढ़ाया, शहर ग्रोथ इंजन बन गए। शहरों में इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगा कि पैसा बढ़ने लगा, सरकारों के पास देश की GDP बढ़ने लगी, उद्योगों का उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ा। हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निर्यात भी किया, लेकिन इस GDP के बढ़ने के बावजूद रोजगार किसी को भी नहीं मिल पा रहा था। तो इसे हम कहेंगे रोजगार विहीन समृद्धि, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। कौशल के अनुरूप यहाँ पे जॉब नहीं, मतलब जो लोग रोजगार कर रहे हैं, हम लोग एडिडास, नाइकी खरीदते हैं, अगर ज़रा सा भी हमने इन लोगों को स्किल्ड कर दिया होता तो आज भारत लेदर इंडस्ट्री में पूरी दुनिया का लीडिंग कंट्री होता। जिन्हें हम मोची कहते हैं, ये भारत के सबसे बड़े उद्योगपति होते, लेकिन हमने इन्हें नहीं बनाया। ठीक है, नीतिगत विफलता क्या है ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि यही आगे नहीं रहने वाला है। ये निराशा की बातें नहीं होंगी कि आज तक ऐसा रहा है तो आगे भी ऐसा ही होगा। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आज की समस्या को समझकर कल की समस्या का समाधान करें। तो इस बारे में आपको आशावान होना चाहिए। आपके आसपास तमाम तरीके की घटनाएं घट रही होंगी, आपको तोड़ने वाली घटनाएं घट रही होंगी। आपको लगता होगा कि देश समाज सब खत्म हो चुका है और कोई न्याय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और ये कोई नई घटना नहीं है। भारत इसे 1947 से झेल रहा है, और अगर आप कहें कि देश आज भी वहीं पर है जितना 1947 में था, तो ये आपकी एक मतलब सोची समझी भूल टाइप की है। हाँ, चुनौतियाँ लगातार मिल रही हैं, लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, और कई समस्याओं का समाधान भी अब होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया है। लेकिन
मतलब क्या है कि ठीक है, वह कैसे हो पाएगा, उसकी तैयारी लोगों के फ्रस्ट्रेशन निकालने से नहीं, अपने दिमाग को सही करने से होगा। कई बार सबसे बड़े पितृसत्तात्मक मूल्यों के पुरोधा होते हैं, वो सबसे प्रखर और मुखर रूप से नारीवादी आंदोलन का चिराग जलाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घरों में अपनी बहनों के साथ भेदभाव करता है, वह बाहर निकल कर दूसरी बहू बेटियों के लिए आंदोलन की बात करता है। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने आचरण, अपने स्वभाव में क्रांतिकारी बदलाव लेकर नहीं आएंगे, यकीन मानिए ये एपिसोडिक जो एक्टिविटीज़ हैं ये होती रहेंगी। जिस जिस घर का चिराग बुझेगा वो घर उस पीड़ा को समझ पाएगा। बाकी लोगों के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक की संवेदनाएं ही रहेंगी, बाहरी संवेदनाएं। और उसके बाद वो मुद्दा आ गया, कोई दूसरा मुद्दा आया, इस तरीके से होता रहेगा, इस तरीके से जीवन चलता रहेगा। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अधिकारी बनने की तैयारी करें। अधिकारी वही बनने की तैयारी कर पाएगा जो पहले एक नागरिक बनने की तैयारी करेगा। अधिकारी बनने के लिए आपको सृजन बनना पड़ेगा, और नागरिक वो व्यक्ति बन पाएगा जो एक बेहतर इंसान होगा। तो आपको अपने आप को शुद्ध करना है। आप कोई जाति, धर्म, कोई मजहब कुछ नहीं है, आप एक व्यक्ति हैं, इंसान हैं, और इंसान दूसरे देश के नागरिक हैं। आप पहले तो आप इंसान हैं और दूसरा फिर क्या है, देश के नागरिक हैं। आप संविधान में आस्था रखने वाले, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, उन चुनौतियों के समाधान के बारे में सोचने वाले, भविष्य के बदलावों को लेकर आशावान होने वाले, और इसी रूप में आप अधिकारी बनेंगे तो आप निश्चित रूप में अपने अपने जिलों में आप सबसे बड़े लीडिंग एग्जाम्पल के रूप में आएंगे। आपको क्या लगता है, जो घटनाएं घट रही हैं जहां कहीं भी, उसमें ज़मीनी स्तर पर किसकी भूमिका ज़्यादा होती है? अधिकारियों की ना। अगर हाथरस में किसी को लगता है कि वहाँ पर गलत हुआ है, तो हाथरस में सबसे बड़ी भूमिका कहाँ से शुरू होगी? एक तो जिनका पॉलिटिकल वह ध्वस्त होगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर जो भी शहर मतलब है, प्लेस है, वहाँ पर जो भी पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों की भी भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आखिर कोई भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी असंवेदनशील कैसे हो जाता है, जिसके सपने व्यवस्था में घुसने, प्रवेश करने के पहले बड़े बड़े होते हैं। देश के लिए, समाज वंचित गरीबों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, और जब वह व्यक्ति सिस्टम में जाता है तो इतना पत्थर कैसे हो जाता है? आखिर वो ये मतलब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव है, कोई बच्ची अगर मारी जा रही है और राजनीतिक दबाव के कारण उस घटना को दिखाना नहीं चाहता, तो इससे अच्छा है उस व्यक्ति को रिजाइन दे देना चाहिए। बट व्यक्ति की नैतिकता जब खत्म होती जाती है तो ये समस्याएं लगातार ये बनती हैं। और तो यहाँ कौन सही कौन गलत, ये तो जांच का विषय है। और यहाँ पर इस तरीके की प्रवृत्तियों पर कोई ठोस अगर निष्कर्ष निकालना चाहे तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बस इतना कहा जाता है कि एक अधिकारी बनने की जो आपकी प्रक्रिया है वह एक नागरिक और एक इंसान बनने की प्रक्रिया से शुरू होता है। ठीक है। बहरहाल पहला हमने कहा कि रोजगार में समृद्धि का दौर देखा जा रहा है, और यह इसलिए है कि SC ST फीमेल के पास जो कौशल है, छोटी छोटी मूर्ति, छोटे छोटे मतलब जो काम थे उनके, आज उनकी जगह चीन की वस्तुओं ने ले ली है। आज हमारे ही देश में हम अपने ही लोगों से काम ले रहे हैं और बाहर के लोगों की वस्तुओं को खरीद रहे हैं। अपने ही लोगों से काम नहीं ले रहे हैं, तभी तो बाहर की वस्तुएं हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। यानी एक तो कौशल के अनुरूप रोजगार नहीं, और फिर तीसरा क्या बात करेंगे कि हम जो रोजगार लाए, बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, हमको मालूम ही नहीं था कि वहाँ पर क्या करना है। मशीनों के साथ हमारे यहाँ पर मॉडल क्या होना चाहिए था कि जिस क्षेत्र में हम लोग कुशल थे उसी क्षेत्र को भारत सरकार के द्वारा बढ़ावा देना चाहिए था। लेकिन 90 के बाद जो हमारा आर्थिक मॉडल आया, इस चीज़ को नहीं समझ पाया। बहुत से लोग कहते हैं कि 90 का मॉडल बहुत अच्छा था, लेकिन इस बहुत अच्छे मॉडल में ये सबसे बड़ी खराबी थी जो रोजगार हम लोगों के पास आया भी बड़े बड़े उद्योगों में, चिमनियों में, इसके हिसाब से हमें कौशल ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कंप्यूटर आ गया, भारत की अधिकांश आबादी 2015 से कंप्यूटर
शुरू हो गया। ये बहुत चौंकाने वाली बात होगी आपके लिए। आप 2020 में रह रहे हैं, 21 में रह रहे हैं, 22 में रह रहे हैं, लेकिन तब 5 सालों में बहुत तेज़ी से तकनीकी बदलाव आया। इसलिए कई बार लगता है कि बहुत साल से हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2004-05 मोबाइल तो बाद में आया, और मोबाइल नोकिया वाला छोटा वाला 1100 रुपये का जो मिलता था आया, मतलब यहाँ चलने लगा। 2008-09 में ठीक ठाक मिडिल क्लास लोगों के पास भी मोबाइल आना शुरू हो गए, लेकिन सबके पास नहीं। फिर यहाँ पर चाइनीज़ मोबाइल आने लगे, 2 से 4 हज़ार तक धीरे धीरे विकेंद्रीकृत हो गया। 11-12 तक आते आते समाज के सभी लोगों के पास आ गया मोबाइल। लेकिन वो चाइनीज़ सस्ते मोबाइल होते थे जो बीच बीच में ख़राब हो जाते थे। 14-15 में के बाद चीन का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ा। बड़ी बड़ी कंपनियां EMI, रेडमी, वीवो, ओप्पो आदि मतलब बहुत ढेर सारी आई, और उसके बाद से पूरा मोबाइल इंडस्ट्री बदल गया। उसके साथ हमने मोबाइल इस्तेमाल करना, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब मतलब चलाना सीखने लगे। 1990 में ये हम कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे, और भारत के लोग कंप्यूटर क्रांति जानते ही नहीं थे। हमारे जो दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को ये कंप्यूटर की जानकारी नहीं थी, तो स्किल ही नहीं था कि उस स्किल के हिसाब से वहाँ पर काम मिल सके। रोजगार विहीन समृद्धि, हमने कहा कि कौशल के अनुरूप एक तो रोजगार नहीं, दूसरा रोजगार के अनुरूप कौशल नहीं, ठीक है ना। बढ़ते हुए निजीकरण के कारण संसाधनों का केंद्रीकरण बढ़ा। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट में भी था कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि 33% लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, टोटल जो रिसोर्सेस हैं। 2017 के ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो भारत के कुल 73% संसाधनों पर 1% भारतीयों का नियंत्रण था। 99% पॉपुलेशन, 27% संसाधनों का, जो कि दुर्भाग्य है, ठीक है ना। जो समाजवादी नीतियों के विरुद्ध है, वर्गीय विभाजन, विषमता इससे बढ़ी है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। वैश्वीकरण के इस वर्तमान दौर में कि समाजवादी नीतियां इसलिए भी प्रभावित हुई हैं कि हमने बाहर की कंपनियों को भारत में आने दिया, और इससे जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं उनका नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो तब फिर क्या, और बड़ा रीज़न रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय हितों के अनुसार भारतीय हितों को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है। चौथा फिर हमने क्या कहा कि वैश्वीकरण के वर्तमान में विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में अनुमति दी गई, जिससे क्या हुआ कि घरेलू उद्योगों पर संकट रहा। अभी तक जो मैंने बताया ये हमने क्या बात करी कि समाजवाद की प्रासंगिकता नहीं, लोग कह रहे हैं कि अब समाजवाद बचा ही नहीं है। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे कि अभी भी समाजवाद की प्रासंगिकता क्यों हो। ऊपर जो हमने पॉइंट कराए हैं आपको, ये आप उसमें भी लिख सकते हैं कि समाजवाद जो है विपक्ष में भी पॉइंट दे सकते हैं। अब हम जो बोलने जा रहे हैं कि समाजवाद की प्रासंगिकता क्यों है, इस पे जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं वो सुनिए। देखिए, राज्य की, इसको पक्ष में कर सकते हैं, राज्य की भूमिका में बदलाव आया है। राज्य की समाजवादी भूमिका नहीं खत्म हुई। कोई अगर ऐसा कहता है कि खत्म हो गई है तो यह गलत है। राज्य आज भी समाजवाद के रास्ते पर ही चल रहा है, लेकिन बदलाव हुए। राज्य की भूमिका पहले की तुलना में अब बदल गई है। कैसे 1990 के पहले सरकार ही सब कुछ काम किया करती थी, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश भी 1990 के पहले ऐसे ही थी। 90 के बाद दुनिया की हकीकत बदल गई। आप जो चाहते हैं, बात समझ रहे हैं ना, कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ें देखिए, वो केवल आपके अनुसार नहीं हो सकता। परिस्थितियां बहुत मायने रखती हैं। आप खुद सोचिए, आप खूब मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं, बट आपको लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो परिवेश आपको प्रभावित करता है ना। तो 90 के बाद दुनिया बदल रही थी। लोग तो भारत के ऊपर भी दबाव था, ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ा। 90 के बाद हमारे पास पैसा नहीं बचा था। हमने IMF और WHO से बोला कि कुछ पैसा हमें दीजिए, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। तो उन लोगों ने शर्त लगाया कि IMF मतलब ड्रिवन मॉडल को अपनाना, मतलब मॉडल कहते हैं जिसे IMF ड्रिवन मॉडल कहते हैं, जो इंडिया में आज मॉडल हम देख रहे हैं, मनमोहन जी और नरसिम्हा राव जी की विजनरी अप्रोच थी।
काफ़ी बेहतर तरीके से इस मॉडल को लाया, लेकिन इसके पीछे भी कहा कि आप अपने यहाँ निजी क्षेत्र का मॉडल अपनाइए और विदेशी कंपनियों के लिए ओपन कीजिए। दबाव था तो भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। दूसरा, 90 तक आते आते जो देश के संसाधन थे वो सीमित हो गए। आबादी बढ़ रही थी। आबादी के अकॉर्डिंग सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थे जिससे लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। निजी क्षेत्र इसलिए हमने अपने विकल्प के रूप में देखा क्योंकि निजी क्षेत्रों के कारण आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आप सोचिए, एक बीएसएनएल केवल आर्थिक गतिविधि कर रहा है, टाटा आ गया है, एयरटेल, रिलायंस आ गए हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो वस्तु उत्पाद की लागत कम होती जाती है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जहाँ पर होता है, अब रिलायंस चाहेगा कि हम एयरटेल बेहतर करें तो रिलायंस कहेगा कि हम अपने प्लान को बहुत सस्ते दामों में करते हैं। एयरटेल कहेगा कुरकुरे खाइए और 2 GB फ्री डेटा देंगे हम आपको। तो ये प्रतिस्पर्धा है, इससे ग्राहकों को लाभ होता है। कई उत्पाद आप आज इस्तेमाल करते हैं कि पहले नहीं करते थे, ठीक है ना, क्योंकि पहले महंगी थी। बड़ा टीवी, 4 व्हीलर गाड़ियाँ, एक से एक महंगे मोबाइल सस्ते हो गए हैं। तो ये सभी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के कारण आई हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण चीज़ें सस्ती हो गई हैं। यही विदेशी कंपनियां तो आई। आप सोचिए, अगर ये नहीं आई होती तो क्या देश में यह व्यवस्था हो पाती। कुल मिलाकर इस सिस्टम में यह देखा जा रहा है कि राज्य ने चीज़ों को समझते हुए अपनी भूमिका बदली है। राज्य ने निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, इनसे संसाधन लिए, निजी क्षेत्रों पर कर लगाया, इनके कर का हिस्सा राज्य के पास आया और राज्य के पास जब संसाधन बढ़ा तो राज्य ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी। जैसे मनरेगा योजना एक बहुत अच्छी योजना थी जिसके तहत राज्य को रोजगार दिया गया। इसी तरीके से उज्ज्वला योजना, घर घर लोगों को LPG सिलेंडर दिए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 के तहत आम आदमियों को खाद्य सुरक्षा के बारे में निर्णय दिया गया कि सम्मान किसान निधि के माध्यम से किसानों को पैसा देना और उनकी आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखना वो प्रोग्राम थे, जिन्होंने यहाँ पर लोगों से भरोसा दिया कि सरकार हमारे बारे में जो है सोच रही है। साथ ही साथ सरकार की जो नीतियाँ हैं उसमें दृष्टिकोण के स्तर पर बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। सरकार मतलब ये मांग कर बैठी थी कि लंबे समय तक लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, न सरकार के द्वारा और न ही किसी निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा। तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक हमारे यहाँ नई नई आर्थिक इकाइयाँ काम न कर रही हों। अक्सर हमारे यहाँ बहुत से लोगों के अंदर क्षमता तो होती है अपने बिजनेस को शुरू करने की, लेकिन उनके पास पूंजी और मोटिवेशन की कमी होती है। सरकार ने इसलिए एक नए तरीके की योजना बनाई। सरकार का मानना है कि अगर लोग रोजगार के पीछे भागने के बजाय रोजगार को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो देश का बड़ी तेजी से विकास होगा। इसलिए मुद्रा, स्टार्टअप, स्टैंड अप एंड आदि ऐसी बहुत ढेर सारी जैसी स्कीमें लाई गई। ये सभी योजनाएं समाजवादी नीतियों को ही तो दर्शाती हैं, जो सरकार की प्रतिबद्धता है। पीएम आयुष्मान योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है और यह देश के आम व्यक्तियों, वंचित लोगों के लिए ही सबसे इस तरीके की योजनाएं निर्मित की गई हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सरकारें अप्रासंगिक नहीं हुई हैं। सरकार की समाजवादी प्राथमिकता भी अप्रासंगिक नहीं हुई है, बस उसकी भूमिका बदल गई है। पहले उत्पादन वितरण दोनों सरकारें करती थी, अब केवल वितरण कर रही हैं और उत्पादन निजी क्षेत्र कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि राज्य की भूमिका में गिरावट नहीं बल्कि राज्य की भूमिका में बदलाव आया है। जैसे हमने क्या बताया कि 1990 के पहले सरकार द्वारा उत्पादन वितरण दोनों कार्य किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में निजी क्षेत्र के द्वारा उत्पादन और सरकार द्वारा वितरण पर बल दिया जा रहा है। तो इसे ही कहते हैं बाजारवादी समाजवाद, इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? बाजारवादी समाजवाद। बाजारवादी समाजवाद का मतलब है कि निजी क्षेत्र उत्पादन का काम करेगा, पैसा यहाँ से आएगा, ठीक है। समाजवादी बताता है कि सरकार द्वारा लोगों में इसका वितरण किया जाएगा, सस्ते दामों पर लोगों को वितरित किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र समाजवादी नीतियों के खिलाफ नहीं है बल्कि उसमें एक पूरक की भूमिका निभाते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा भी समाजवादी नीतियों की सफलता के लिए पूरक की भूमिका
निभाते हैं। जैसे आज भारत में जितनी भी हमारी निजी कंपनियां हैं वह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करती हैं, यानी अपनी आय का 2% वह सामाजिक दायित्व के कामों में खर्च करती हैं वंचित वर्गों के लिए। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई औद्योगिक कंपनियों के गैर सरकारी संगठन भी हैं। तीसरा ने क्या बताया कि राज्य अभी भी निजी क्षेत्रों का विनियमन यानी रेगुलेशन, सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों को देश के पिछड़े हिस्सों के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यानी कि कर में छूट दी जा रही है। चौथा ने क्या कहा कि सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे क्या चलाया जा रहा है, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, PM आयुष्मान भारत योजना, इस तरीके की। कुल मिलाकर आज समाजवाद बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान भारत में वर्गीय विभाजन बढ़ रहा है। इस नो डाउट कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में देश में यह बेहद आवश्यक हो गया है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को बेहद कम करने के लिए सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। यदि निजी क्षेत्रों की ही भूमिका रहेगी तो सरकार लोगों के कल्याण की दिशा में काम नहीं कर पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि नई परिस्थितियों में समाजवादी नीतियों को प्रमुखता के साथ सरकार की नीतियों में स्थान दिया जाए। बात समझ में आई? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे पंथ निरपेक्षता से जुड़े मुद्दों की। आप लोग को ध्यान में रखना है कि पढ़ते रहना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप चाहें तो एक गांधी जी की बुक है हिंद स्वराज, पेपर 4 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और पेपर 2 में भी आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी, पॉलिटी से, मतलब UPSC के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रहते हैं। तो आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बेहद कॉन्सेप्चुअल है। पढ़ने में जो लोग पढ़ रहे होंगे रेगुलर, उन्हें मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। और ध्यान रहे ये ऑडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर नहीं है, ठीक है ना? तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।